सरायपाली जो इलाका है यहाँ पर वहाँ के जो राजा हैं उनका बड़ा प्रभाव रहा है। संपत अग्रवाल परिपक्व प्रत्याशी हैं अपने में, खुद में उनकी अपना खुद का बहुत जनाधार है और पिछली बार उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया था। कांटे का मुकाबला है, पर चूंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई तो द्वारिकाधीश यादव का चूंकि काम अच्छा रहा है इसलिए वो रिपीट हो सकते हैं। जब बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया था तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और निर्दलीय वो जीते थे। सूचना ये है कि वहाँ की पब्लिक ने इस बार बहुत विरोध किया दोनों पैराशूटर्स का। छाया वर्मा तो राज्यसभा सदस्य थी, उस इलाके में जाके कभी काम ही नहीं किया उन्होंने, और अनुज शर्मा वो भी पैराशूटर्स हैं। मुझे लगता है कि इसका फायदा केवल सत्यनारायण शर्मा के पुत्र होने का ही उनको फायदा नहीं है। राजेश मूणत ने जिस तरह के विकास की इमारतें खड़ी की रायपुर पश्चिम में, मूणत के विकास कार्य के सामने अब विकास उपाध्याय के विकास कार्य को देखा जा रहा है। कांग्रेस ने कांग्रेस को डैमेज किया है, बीजेपी ने बीजेपी को डैमेज किया है। पूरा शहर कह रहा है कि रिजल्ट क्या होंगे। बता दीजिए आप हमारे दर्शकों को। खुद भाजपा के लोग कह रहे हैं, जी। खुद भाजपा के लोग कह रहे हैं कि रायपुर ग्रामीण का रिजल्ट क्या होगा। जी। नमस्कार, एडिटर जी न्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके सामने लगातार वीडियो लेकर के आ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या है चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में आ रहे हैं, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, लोगों का रुझान किस तरीके से आया है, और मतदान के तत्काल बाद जो लोगों के साथ कई एजेंसियों ने सर्वे की, उन सर्वे की रिपोर्ट किस तरीके से हैं, विभिन्न राजनीतिक दल के जो अपने अपने सोर्सेज हैं, जो बूथ लेवल रिपोर्ट्स आते हैं, वो बूथ लेवल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, और ओवरऑल छत्तीसगढ़ में किस तरह का सीन उभर करके सामने आ रहा है। हमने आपको अब तक सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग की पूरी रिपोर्ट बताई है। अभी हम बात करेंगे रायपुर संभाग की कि रायपुर संभाग में आखिर क्या होने जा रहा है। रायपुर संभाग की जो 20 सीटें हैं, उस 20 सीट में से कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट जाने की संभावनाएं बन रही है और बीजेपी कांग्रेस से कितनी सीटें छीन रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी जी। बहुत बहुत स्वागत है जी संजय। अनिल जी, हमने चर्चा की थी और अच्छी बात है कि उसको बहुत सारे लोगों ने लाइक किया, काफी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने 20,000 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा है और लगातार वो ट्रैवल कर रहा है। वो संख्या और संभव है लाखों में जाएगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज चर्चा करना चाह रहा हूं कि रायपुर संभाग के 20 सीट हैं, उस पर आप तक क्या रिपोर्ट पहुंच रही है, किस तरह के समीकरण पहुंच रहे हैं। हम ऊपर से चर्चा करेंगे। पहले महासमुंद जिला, जब ऊपर से हम सरगुजा तरफ से और बिलासपुर तरफ से नीचे की तरफ उतरते हैं तो महासमुंद आता है। महासमुंद में 4 सीटें हैं। उन 4 सीटों की अगर हम बात करें तो क्या समीकरण उभर करके आता है। कुछ सर्वे ऐसे बता रहे हैं कि महासमुंद की 4 सीटों में से 1 सीट जो बसना का है वो बीजेपी को जा रहा है। संपत अग्रवाल वहां से चुनाव जीत रहे हैं। बाकी 3 सीटों पर कांग्रेस कब्जा बरकरार रख पा रही है। इस तरह के कुछ संकेत आ रहे हैं। आपके पास क्या इनपुट हैं? जैसे हम सरायपाली से ऊपर से चर्चा कर लें तो सरायपाली में उम्मीदवार कौन कौन है संजय? वैसे सरायपाली से सरायपाली से अगर हम बात करें तो सरायपाली में जो जिनकी संभावनाएं हैं कि जो जीत करके आ रही हैं वो चतुरी नाग कांग्रेस पार्टी की हैं और उनकी संभावनाएं वहां से बेहतर बताई जा रही है। हालांकि चुनाव है, चुनाव में मैं फिर से कहूंगा कि जो सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं वो एक विधानसभा में 10,000, 15,000, 20,000 तक अधिकतम सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं और उसके आधार पर आंकड़े निकाले जाते हैं, एक स्पेकुलेशन किया जाता है। लेकिन कई बार वो बदल भी जाते हैं, क्योंकि संभव है कि आपका जो सैंपल जहां से कलेक्ट किया गया हो वो किसी राजनीतिक विशेष के प्रभाव वाला क्षेत्र हो, आपने वहां से ले लिया हो, तो उसका असर कई बार पड़ जाता है। देखिए संजय, सरायपाली जो इलाका है वो एक तरह से उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर का इलाका लगभग माना जाता है। बिल्कुल। और वहां से 100 या 100 किलोमीटर के बाद उड़ीसा लग जाता है जी। तो फिर सरायपाली में
सरायपाली मैदानी इलाकों की सीट मानी जाती है और सरायपाली से लगे हुए कुछ उड़ीसा के इलाके भी हैं बॉर्डर में और कुछ छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए जैसे बसना उसना का हमने नाम लिया है। तो ये जो मैदानी सीटें हैं, ये जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर बेसिकली चूंकि सरायपाली एक शहर जैसा ही स्थान हो चुका है, इधर आसपास की सीटों की बात ग्रामीण इलाके भी जुड़े हुए हैं उससे, तो सरायपाली जो इलाका है यहाँ पर वहाँ के जो राजा हैं उनका बड़ा प्रभाव रहा है सभी चारों सीटों पे। और एक दौर तो ऐसा हुआ करता था कि राजा जिसमें बोल देते तो उसमें वोट पड़ जाते थे। प्रत्याशी चाहे किसी भी दल के हों, जब तक वो राजा का आशीर्वाद नहीं लेते थे वो चुनाव मैदान में लड़ भी नहीं पाते थे। लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदली हैं, जिस तरह से राजतंत्र खत्म हुआ है और लोकतंत्र ज्यादा डेवलप हुआ है, अब राजाओं की और उनके आशीर्वाद की भूमिकाएं अब बहुत कम हो चुकी हैं। तो सरायपाली जो है वो इलाका बेसिकली कांग्रेस बेल्ट इलाका माना जाता है। और पहले भी कांग्रेस के ही विधायक वहां से चुने गए, कई बार तो शायद राजा भी वहां से चुने जाते रहे और कांग्रेस बेल्ट स्टेट है। और मुझे लग रहा है कि ये सीट निश्चित तौर पर कांग्रेस के खामे में ही जाएगी। हालांकि वहां से एक निर्दलीय भी है, मेरे ख्याल से 3 या 4 निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो कोई उतना असर नहीं डालेंगे, लेकिन कांग्रेस के खेमे में ये सीट जा सकती है। और देखना ही होगा कि इसमें राजा जो है वहां के देवेंद्र बहादुर सिंह, उनका क्या आशीर्वाद मिलता है। और क्योंकि शायद इस बार टिकट काटी है, उनको काटा गया इस बार टिकट काट दी गई उनकी। तो देवेंद्र बहादुर सिंह चूंकि वहां के बहुत पुराने कांग्रेसी रहे हैं, पुराने राजा रहे हैं, तो वहां का उनका भी एक मत मायने रखता है। पर मुझे लग रहा है कि वो कांग्रेस के साथ ही जाना पसंद करते हैं और इसीलिए वहां इस बार कांग्रेस जीत सकती है। जी उससे ठीक लगा हुआ बसना। बसना से बीजेपी में 2 बड़े दावेदार हुआ करते थे, एक पुरंदर मिश्रा लगातार वहां से तैयारी कर रहे थे और दूसरा संपत अग्रवाल। संपत अग्रवाल पिछला चुनाव भी वहां से निर्दलीय लड़ रहे थे और काफी बड़ी संख्या में उन्होंने वोट काटा था और उससे बीजेपी वहां हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने उनको वहां से टिकट दिया है और जो अब तक के स्पेकुलेशन आ रहे हैं, जो सर्वे आ रहे हैं, उसमें उनकी स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि बीजेपी ये सीट वहां से जीत रही है। बिल्कुल, वो बोलते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है जी। तो पिछली बार यदि जैसे मैं कई जगह बात कर रहा था कि निर्दलीय कितना असर डालते हैं चुनाव में, तो बसना उसका एक प्रबलतम उदाहरण है कि पिछली बार संपत अग्रवाल निर्दलीय खड़े हो गए थे और भाजपा के कैंडिडेट को उन्होंने तीसरे नंबर पे धकेल दिया था। बाद में जैसे तैसे, चूंकि उनका अपना एक वर्चस्व है, उनकी अपनी एक छवि है, बड़े मिलनसार व्यक्ति हैं, भगवान ने लक्ष्मी की तरह धन भी दिया है उनको, तो संपत अग्रवाल परिपक्व प्रत्याशी हैं अपने में, खुद में उनकी अपना खुद का बहुत जनाधार है। और पिछली बार उन्होंने बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दिया था, क्योंकि बसना से संपत अग्रवाल 3 या 4 बार, चौथी बार जो टिकट मांग रहे थे, जो पार्टी उनको दे नहीं रही थी। पिछली बार उन्होंने निर्दलीय लड़ा और फिर वो हरा दिया उन्होंने पार्टी को। इस बार पार्टी ने कहा कि नहीं, जो सर्वे कराया उसमें कहा कि बसना में इनसे मजबूत प्रत्याशी कोई नहीं है, इसलिए पार्टी ने बकायदा स्ट्रेटजी के साथ बढ़ी आगे। पहले उनका भाजपा प्रवेश करवाया संपत अग्रवाल का, क्योंकि बर्खास्त हो गए, निकाल दिए गए थे पार्टी से, और इस बार उनको पार्टी ने पूरे मनोवेग के साथ कहा कि इस बार चुनाव लड़ना है और उनको पहले से ही इशारा कर दिया गया था। तो संपत की स्थिति बहुत अच्छी बताई जा रही है। एक साथ निर्दलीय भी खड़े हुए थे उनके खिलाफ, उसको भी उन्होंने शांत करके अपने पक्ष में करके बैठा लिया। तो सवाल ये कि अब सिर्फ इतना है कि ये सीट तो बीजेपी के पास ही जा रही है, संपत जीतेंगे। अब वो कितने वोटों से जीतेंगे ये तो 3 दिसंबर को ये देखना होगा, ये दिसंबर उससे ठीक नीचे आते हैं तो एक खल्लारी सीट है महासमुंद का ही, वहां से मौजूदा विधायक द्वारकाधीश यादव जो हैं, बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति ठीक ठाक है, वो चुनाव जीतने की स्थिति में है। आप तक क्या सूचनाएं हैं? देखिए, खल्लारी उलटफेर वाली सीट रही है। इसके पहले हमने देखा था कि परेश बागबहरा जीते थे। परेश बागबहरा के पहले भी उनके भाई थे जो जनसंघ से विधायक बन गए थे, बाद में परेश बागबहरा भी वहां से जीते और फिर परेश बागबहरा हारे, तब तक ये बीजेपी के पास सीट आ चुकी थी। परेश बागबहरा बीजेपी से ही जीते, लेकिन बाद में वो फिर जोगी कांग्रेस वगैरह चले गए और वहां से उनको टिकट नहीं मिल सकी। इस बार भी बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दी है। लेकिन खल्लारी जो है वो मिश्रित वर्गों की सीट मानी जाती है। कुछ बेल्ट आदिवासी से भी जुड़ा हुआ है, बहुत से कुछ शहरी तबके के लोग भी जुड़े हुए हैं और शाहू वोट बैंक भी जबरदस्त है वहां पे।
और मैं आपको बताऊं कि जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं राजीव अग्रवाल, उन्होंने खुद ने भी खल्लारी सीट से लगभग 5 साल पसीना बहाया। बस 5 साल जाके उन्होंने मेहनत की और काफी खर्चा भी किया और जनता के बीच उनकी छवि भी अच्छी बन गई थी। अगर उनको टिकट मिलती पिछली बार चुनाव में तो वो निश्चित तौर पर जीतते, पर पिछले उनको टिकट नहीं दी गई, उसके चलते राजीव अग्रवाल बड़े नाराज भी हुए। बाद में उन्होंने रायपुर उत्तर और तमाम तरह के रायपुर से भी मांगा। बहरहाल बाद में 18 में जो चुनाव हुए, कांग्रेस ने, बीजेपी ने वो किसी साहू को दिया था वहां से सीट, जिसको बाद में बुला करके उन्होंने लोकसभा सांसद बना दिया। तो उनको टिकट दी और वहां से बीजेपी का कैंडिडेट पिछली बार जीता था। अब इस बार फिर से जो है चुनाव हो रहे हैं और मुझे लग रहा है इस बार वहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। जैसा कि बताया कि कांग्रेस का ही विधायक है वहां से, द्वारिकाधीश, क्योंकि जो बीजेपी ने कैंडिडेट किया था वो हार गए थे। तो द्वारिकाधीश की छवि अच्छी है और लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी ने भी फ्रेश चेहरा दे दिया इस बार। कोई महिला शायद कोई महिला को उन्होंने चुनाव में उतारा है जिसकी छवि बड़ी अच्छी मानी जा रही है। तो कांटे का मुकाबला है, पर चूंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई तो द्वारिकाधीश यादव का चूंकि काम अच्छा रहा है इसलिए वो रिपीट हो सकते हैं। और महासमुंद लगे हाथ बात कर ले तो डॉक्टर रश्मि चंद्राकर कांग्रेस, उनकी स्थिति वहां से अच्छी बताई जा रही है। एक कहीं ऐसा ट्रेंड तो नहीं लग जाए, जो ये महासमुंद का पूरा इलाका जो है वो मैदानी इलाका है, खेती किसानी वाला इलाका है, किसान बड़ी संख्या में है, तो इसका असर कहीं दिख रहा है क्या जो ट्रेंड आ रहे हैं उसमें कि किसानों को चूंकि धान का समर्थन मूल्य बढ़िया मिल गया, कर्जा माफ होने की बात है, कांग्रेस की घोषणाएं जो है उससे कहीं प्रभावित तो नहीं? देखिए संजय, आप जानते हैं कि बीजेपी महासमुंद सीट से बीजेपी के कद्दावर नेता जीतते थे, डॉक्टर विमल चोपड़ा, और 2 बार विधायक रहे शायद वो। इस बार पता नहीं क्या रहा, कुछ आंतरिक निर्दलीय भी वो जीते थे, निर्दलीय भी जब जीते। बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया था तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और निर्दलीय वो जीते थे, क्योंकि बेसिकली उनका पूरा खानदान उस इलाके से आता है। और डॉक्टर चोपड़ा और उनकी फैमिली जो है वहाँ बड़ी प्रसिद्ध है और बाकायदा उन्होंने काम किया है, लोगों का दिल जीता है, इसलिए वो चुनाव, निर्दलीय भी चुनाव जीत करके विधायक बन गए थे और बड़ा अच्छा काम भी किया उन्होंने। फिर बीजेपी ज्वाइन किया उन्होंने, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद चूंकि वहां पर क्या था कि जो आरएसएस समर्थित लोग हैं उनका भी वहां अच्छा दबदबा है, जैसे पूनम चंद्राकर का बीजेपी का वहां भी गुटबाजी है। फिर वहां पर एक सुनील चंद्राकर हैं वहां पे, उनका भी वो आरएसएस बेल्ट माने जाते हैं, तो उनका भी अच्छा दबदबा है वहां पर। इसके अलावा डॉक्टर विमल चोपड़ा तो है ही, और तो इन के बीच में आपसी गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि उसका फायदा कांग्रेस को मिल जाता है। अब पिछली बार जो विधायक जीते गए, जो अभी टिकट काट दी उनकी पार्टी ने, चंद्राकर थे मेरे ख्याल से, तो उनके खिलाफ भी बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी, क्योंकि महासमुंद में पूरे 5 साल तक 2 मुद्दे बहुत चले। एक तो करणी कृपा प्लांट जो है, जो वहां पर पावर प्लांट आया, उसका विरोध पूरे 5 साल चला, और इसमें बड़ी भूमिका निभाई अनिल दुबे जो समाजवादी पार्टी चलाते हैं, छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा चलाते हैं, उनकी वहां अहम भूमिका रही, क्योंकि पूरे 5 साल तक वो आंदोलन ही चलाते रहे। यहाँ तक कि सीएम भी दौरा करने गए तो वो एक बड़ा मुद्दा था, सीएम ने बुला करके उन लोगों से बातचीत भी की। तो जो कांग्रेस के विधायक थे वो इस एंटी इनकम्बेंसी को ठीक नहीं कर पाए। जो उद्योगों का विरोध हो रहा था वहां पर, किसानों की जमीन पर अतिक्रमण की बात थी या उद्योगों का विरोध था, वो कांग्रेस के विधायक उसको मैनेज नहीं कर पाए, और इसलिए ये आंदोलन दिनों दिन चलता चला गया और अंततः ऐसा आया कि इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो गई कांग्रेस विधायक के खिलाफ कि उसकी टिकट काट दी गई। बहरहाल ये रश्मि चंद्राकर, पता नहीं शायद उनकी रिश्तेदार हैं या कांग्रेस ने अलग से किसी अपनी महिला नेत्री को टिकट दी होगी, पर रश्मि चंद्राकर की मुझे लगता है स्थिति ज्यादा मजबूत मानी जा रही है बजाय बीजेपी कैंडिडेट के। अब महिला हैं तो हो सकता है इस बार उनको पार्टी, चूंकि चेहरा बदला है तो राजनीतिक दलों को इसका फायदा मिलता है। अगर वो विधायक की टिकट काट के नया चेहरा खड़ा कर देते हैं तो जनता का गुस्सा कुछ कम हो जाता है। पर देखना होगा कि पार्टी को लेकर के जो एंटी इनकम्बेंसी बनी है, क्या रश्मि चंद्राकर उससे जूझ पाएंगी, उससे बच पाएंगी? अगर उससे बच जाती हैं तो अपनी छवि के आधार पर चुनाव जीत सकती है। अब बलौदा बाजार में आ जाते हैं, लगा हुआ जो जिला है, और उसकी पहली सीट बिलाईगढ़ में बताया जा रहा है कि इस बार दिनेश लाल जांगरे जो बीजेपी के हैं उम्मीदवार, उनकी स्थिति मजबूत बताई जा रही है कांग्रेस की तुलना में, और ये सीट जो है ये बीजेपी के खाते में आ रही है। कांग्रेस से कौन है? कांग्रेस से यहाँ पर मेरे पास अभी नाम नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है जी।
देखिए बिलाईगढ़ एससी सीट मानी जाती है जी, और शेड्यूल्ड कास्ट की सीट है, वहाँ सतनामी बड़ा बेल्ट है, वहाँ साहुओं का बड़ा बेल्ट है, वहाँ चंद्राकर भी कुछ वोट बैंक है और कुछ जो है जनरल कैटेगरी के भी, तो मिश्रित वोट बैंक वाली सीट है। और आमतौर पर ये वहाँ बसपा का भी बड़ा अच्छा प्रभाव है जी, बिल्कुल। तो बहुत सारे वोट बसपा भी वहाँ खींचती है। लेकिन बिलाईगढ़ चूंकि अगर कैंडिडेट अच्छा दे दिया है बीजेपी ने इस बार, तो बिलाईगढ़ सीट जो है बीजेपी जीत सकती है वहां पे। उनका कैंडिडेट कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है, मुझे कांग्रेस के कैंडिडेट का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर हालांकि कांग्रेस ही मजबूत रही है, लेकिन इस सीट पर बीजेपी टक्कर देने की स्थिति में है जी। और इसकी वजह अगर अपन देखें तो वजह क्या समझ में आ रहा है मोटे तौर पे? बिलाईगढ़, जी बिल्कुल। देखिए बिलाईगढ़ में जो शायद गुरु घासीदास बाबा की जो जन्म स्थली वगैरह है जी, वो भी इसी इलाके से जुड़ी हुई है। तो बड़ा वहां पर एक धार्मिक प्रभाव भी मायने रखता है। बीजेपी सरकार ने जब वहां पे बहुत बड़ा वो स्तंभ बनाया तो और उसके बाद जब वहां पे मेले लगने शुरू हुए तो सतनामी समाज का एक बड़ा दबदबा वहां पर चला। गुरु घासीदास बाबा की जयंती मनाई जाने लगी, फिर वहां पर उनका घर वगैरह भी उसी इलाके में है। तो सतनामी बाहुल्य वोट बैंक है और वो बहुत डिसीजन मेकर होता है किसी को जिताने में। कैंडिडेट भी अगर पार्टी अच्छे तय करती है, लेकिन अगर उसको वहां पर उस समाज का आशीर्वाद नहीं मिला तो चुनाव नहीं जीत पाते हैं। फिर जैत खम्ब का भी एक मामला है वहां पर। तो बीजेपी को ऐसा नहीं है, शुरू में जो सतनामी वोट बैंक है ये भी बीच बीच में पलटी मारता रहा है। आपको याद होगा कि जब रमन सरकार थी तो सतनामी समाज के गुरु जो है वो रमन सिंह के खेमे में जुड़े रहे कई दिनों तक, कई सालों तक। और उसके बाद आप देखिए 2018 में जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, बहुत से गुरु कांग्रेस में आ गए। तो वो ये देखते हैं कि सरकार आई है तो हम समाज का भला कितना कर पाएंगे। उनके लिए कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं है, उनके लिए कोई विचारधारा की प्रतिबद्धता नहीं है। उनके लिए प्रतिबद्धता ये है कि हमारा जो समाज है वो कैसे तरक्की करे, वो कैसे आगे बढ़े और हम सरकार के साथ सामंजस्य करके चलेंगे। हालांकि अभी कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि जितने भी सतनामी समाज के गुरु हैं खुद वो भी पॉलिटिक्स में आने के एक ट्रेंड चल पड़ा। बिल्कुल। अभी आरंग में देखिए आपके, आरंग में भी सतनामी समाज के जो लड़के हैं उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको टिकट दे दी पार्टी ने। तो समाज बड़ा है, उसका प्रभाव बड़ा है और दोनों ही राजनीतिक दल मानते हैं कि इस वोट बैंक को हासिल करेंगे तो चुनाव जीत सकते हैं। ये हो चीजें। कसडोल का सीट काफी महत्वपूर्ण सीट हुआ करता था। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गौरी शंकर अग्रवाल यहाँ से चुनाव लड़ा करते थे, लेकिन इस बार उनकी टिकट काट दी गई और उसका नुकसान बीजेपी को होता दिख रहा है। और संदीप साहू जो कि युवा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, तेलंगानी बोर्ड के वो अध्यक्ष भी बनाए गए थे, पार्टी ने उनको मौका दिया था और उनकी स्थिति काफी मजबूत बताई जा रही है। बताया जा रहा है कांग्रेस इस सीट को बरकरार रख रही है। देखिए कसडोल एक समय में संजय हमने जो 4-5 चुनाव देखे हैं, कसडोल एक ऐसी सीट मानी जाती है जहां सबसे ज्यादा धन बल की लड़ाई हुई है। कांग्रेस से राजकमल सिंघानिया हुआ करते थे जो 3 टाइम एमएलए रहे और बीजेपी से आते थे गौरी शंकर अग्रवाल। अब देखिए कि जिस बेल्ट में सतनामी समाज का प्रभुत्व है, साहू समाज का प्रभुत्व है, उस इलाके से अग्रवाल चुन करके आ रहे हैं। तब सोचिए आपकी छत्तीसगढ़ियावाद की कैसी धज्जियां उड़ती हैं उस इलाके में। बिल्कुल। जैसा कि एक फैक्टर काम करता है वहां उड़ी है और वहां पर वहां के लोग जो हैं वो उन विधायकों के साथ खड़े होते हैं जो उनके दुख सुख में काम आते हैं, जो उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए आप देखिए कि कभी राजकमल सिंघानिया चुनाव जीतते थे, कभी गौरी शंकर अग्रवाल चुनाव जीतते थे। अभी भी अगर मैं राजकमल सिंघानिया के जाके देखता हूं तो 150 लोग वहां खड़े रहते हैं कि भैया ऐसा हो, ये काम है, वो उनका अभी भी प्रभुत्व जमा हुआ है। इसलिए जब संदीप साहू जो नया चेहरा कांग्रेस ने उतारा तो उन्होंने राजकमल सिंघानिया का आशीर्वाद लिया, उसके बगैर वो चुनाव नहीं जीत सकते। बिल्कुल। तो और संदीप को मैं बताऊं, संजय, संदीप हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं कि संदीप अगर किस्मत, कहते हैं ना कि राजनीति में किस्मत भी होती है आगे बढ़ने की, संदीप उसका प्रबलतम उदाहरण है। कहाँ वो जोगी कांग्रेस में थे, कहाँ जोगी कांग्रेस से दूसरे नेताओं की तरह वो भी कांग्रेस में आए, लेकिन वहां पर आते से ही उनको इतना महत्व मिला कि पहले तो उनको अध्यक्ष बनाया गया तेलंगानी बोर्ड का और अब
संदीप साहू को कहा गया कि रायपुर से उठा करके कहा गया कि आप कसडोल से चुनाव लड़िए। शुरू में उनकी स्थिति कमजोर थी, कार्यकर्ताओं को मनाना, भीतर घातियों को ढूंढना, उनको ठीक करना, फिर थोड़ा सा जातिगत समीकरण भी हो गया था। तो संदीप साहू जो है वो बेसिकली है साहू वोट बैंक से, साहू समाज से, इसलिए वहां उस समाज का अपना एक दबदबा तो है। और लेकिन फिर यंग है। आप देखिए सुशांत शुक्ला बिलासपुर में रहते हैं, लेकिन बीजेपी ने उनको बेलतरा से चुनाव लड़वा दिया। तो कभी कभी पार्टी यंग चेहरों को पसंद करती है। अजीत जोगी रायपुर में रहते थे, लेकिन जीतते मरवाही से थे। कोटा रेणु जोगी आज भी कोटा से ही चुनाव जीतती हैं। तो छत्तीसगढ़ में ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कि पैरासूट कैंडिडेट आते हैं और जनता उनको पसंद करके उनको विधायक बनाती है। तो संदीप साहू के फेवर में ये बात है कि इस बार वो चुनाव जीत सकते हैं। फिर राजकुमार सिंघानिया भी थोड़ा नाराज चल रहे थे, बाद में ऐसा सुना कि सीएम उनको अपने हेलीकॉप्टर में ले गए और फिर उन्होंने चुनाव प्रचार वगैरह भी करवाया। तो कुल मिला के सीएम भूपेश बघेल के चलते वहां मैनेजमेंट अच्छा हो गया। हालांकि धनीराम धीवर जो बीजेपी का एक नया चेहरा था, धनीराम धीवर को बीजेपी ने वहां से दिया। धनीराम धीवर को वो बहुत पुराने कैंडिडेट मतलब चेहरा है, पार्टी में उपाध्यक्ष रह चुके हैं, जिला उपाध्यक्ष वगैरह रहे हैं, वोट बैंक समीकरण के हिसाब से ठीक है। लेकिन अच्छा, दूसरा कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है क्योंकि शकुंतला साहू पिछली बार खड़ी थी, वहां से उनके खिलाफ बहुत एंटी इंकम्बेंसी हुई। कांग्रेसियों ने तो खुलेआम नाराजगी जताई, जिसके वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुए बहुत। तो शकुंतला की टिकट काटी गई है। एक बात कांग्रेस की तारीफ करनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री की भी और शैलजा की भी, कि जिसके खिलाफ एंटी इंकम्बेंसी दिखी उसकी टिकट पार्टी ने काट दी, चाहे वो किसी के पाले में रहे हो। शकुंतला आमतौर पर सीएम के खेमे की मानी जाती थी, पर उनकी टिकट काटी है। अब वहां काट करके पार्टी ने एक जाति समीकरण दिया है संदीप साहू का। संदीप वहां से जीत सकते हैं। और बीजेपी को खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि गौरी शंकर अग्रवाल भी दावेदारी कर रहे थे, पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे हैं, इतने साल से पार्टी को संभाला है उन्होंने, जनसंघ के जमाने से वो काम कर रहे थे। और इस बार उनको उम्मीद थी कि पार्टी इस बार टिकट देगी, क्योंकि जिस तरह पुराने भाजपा नेताओं को अलग सीटों से उतारा गया, सांसदों को और दूसरे नेताओं को, उसमें तो गौरीशंकर अग्रवाल उनसे बहुत सीनियर थे। तो उनको लगा था कि इस बार पार्टी टिकट देगी, लेकिन पार्टी ने उनकी टिकट काट दी और इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इसलिए वहां पर संदीप साहू यानी कांग्रेस वहां से चुनाव जीत सकती है। आगे बलौदा बाजार है। बलौदा बाजार में शैलेश नितिन त्रिवेदी और टंकराम वर्मा के बीच मुकाबला है। दोनों मजबूत कैंडिडेट हैं जी। और शैलेश नितिन त्रिवेदी जी तो बहुत विद्वान व्यक्ति भी माने जाते हैं। जितनी अच्छी उनकी वाणी है उतना ही अच्छा उनका व्यवहार है। और वो भी कहा जाए तो देखिए कि वो जोगी कांग्रेस में एक समय में उनका भविष्य था, जोगी कांग्रेस में रह के उन्होंने अजीत जोगी का हाथ मजबूत किया जोगी कांग्रेस में। बाद में वहां से कुछ अंतर विरोध हुए होंगे, तो फिर अब वो आकर के फिर कांग्रेस में आए और कांग्रेस में उनको बहुत अच्छी जगह मिली। आप देखिए कि 15 साल अगर रमन सरकार के खिलाफ कोई लड़ा था तो कांग्रेस का मीडिया विभाग था और उसके चेयरमैन थे शैलेश नितिन त्रिवेदी। कितनी मतलब ऐसा कहा जाता है कि विपक्ष जैसे कांग्रेस का मीडिया हो गया था रमन सरकार के समय में। आरटीआई लगाना, तमाम तरह के बड़े मामले उठाना, अटैकिंग करना, वैचारिक अटैकिंग करना। तो जिस तरह से शैलेश नितिन त्रिवेदी ने संभाला, उसके चलते पार्टी सत्ता में आई, उसका एक इनाम तो उनको मिला कि हाउसिंग बोर्ड का उनको पाठ्यपुस्तक निगम का चेयरमैन उनको बनाया गया और वहां भी उन्होंने अपनी पूरी ताकत से पूरी अच्छे से काम किया पार्टी के लिए। और लेकिन उन्होंने शायद तय कर लिया था 5 साल पहले कि मुझे अब चुनाव लड़ना है। वो उसकी तैयारी में आ गए थे। वो मेहनत कर रहे थे, उस इलाके में घूम रहे थे। और मैं देख रहा था कि एक वीडियो वायरल हुआ था संजय चुनाव करते समय उनका, कि कांग्रेस विधायक के खिलाफ खूब नारे लग रहे थे। वो वीडियो है ना। और शैलेश नितिन त्रिवेदी वहां पहुंचते हैं, इतनी शांति से और प्यार से बात करते हैं कि जो लोग मुट्ठियां भींच के नाराज हो रहे थे वो ठहाकों में तब्दील हो गई थी। तो ये शैलेश नितिन त्रिवेदी के व्यक्तित्व का प्रभाव है, उनकी जो व्यवहार है उसका प्रभाव है। ये जरूर है कि थोड़ा सा वहां उन्हें भीतरघात का सामना करना पड़ सकता है कांग्रेस से। कुछ नेता हैं जो नहीं चाहेंगे क्योंकि स्थानीय है, और वो सीट जो है ना, आम तौर देखिए गणेश शंकर वाजपेयी वहीं से चुने जाते थे। तो ऐसा माना जाता है कि वहां ब्राह्मण बाहुल्य लोग वहां से जीतते रहे हैं। तो इसलिए शैलेश नितिन त्रिवेदी नया चेहरा है,
फ्रेश चेहरा है, फिर वहाँ उस इलाके से सालों से उनकी जन्मस्थली है शायद उस इलाका वो, वहाँ पर उन्होंने मेहनत भी की है। मुझे लगता है कि सेलेस्टिन त्रिवेदी ही वहाँ से जीतेंगे। भाटापारा में इंदर कुमार साव और शिव रतन शर्मा के बीच मुकाबला है। शिव रतन शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, महामंत्री हैं और विधायक हैं, वहाँ से बताया जा रहा है उनकी स्थिति अच्छी है। और एक बात है कि वो सीएम फेस भी अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा, क्योंकि वो इतने सीनियर लीडर हैं, इसलिए उनको लगता है कि, लेकिन वही है कि शिवरतन शर्मा नाम ही काफी है। तो भाटापारा से शायद इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार सिटिंग एमएलए भी हैं वहां से, और पार्टी के प्रवक्ता रहे, पार्टी के महामंत्री रहे, बीजेपी में उन्होंने काफी समय दिया है। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने कांग्रेस के उस धुरंधर से लड़ाई लड़ी जिसे हम राधेश्याम शर्मा के नाम से जानते थे। भाटापारा तो गढ़ था राधेश्याम शर्मा का, और राधेश्याम शर्मा यानी कांग्रेस, दोनों एक दूसरे के पर्याय थे। और जब तक राधेश्याम शर्मा रहे वहां बीजेपी की कोई वहां दाल नहीं गल पाई। लेकिन राधेश्याम शर्मा के साथ शिवरतन शर्मा ने कई सालों तक लड़ाई लड़ी, एक दो चुनाव हारे भी वो, और लेकिन अंततः वो फिर वो विधायक बने और बीजेपी सरकार में। हालांकि ये जरूर है कि जब जब वो जीते पार्टी की सरकार नहीं बन पाती है, तो वो मंत्री बनने का उनका जो सपना है वो अभी भी अधूरा है। हम तो चाहेंगे कि पूरा हो, लेकिन जनता जनार्दन के ऊपर सब डिपेंड करता है। इस बार कांग्रेस ने वहां बड़ा मजबूत चेहरा दिया है, क्योंकि कई इंदर कुमार साव हैं। बिल्कुल, कई बार से वो टिकट मांग रहे थे। मुझे नहीं मालूम पिछली बार भी शायद खड़े थे कि नहीं, इस बार पार्टी ने उनको खड़ा किया है। और एक बात और बताऊं कि राजकमल सिंघानिया भी यहाँ से टिकट मांग रहे थे कि मुझे भाटापारा से दे दीजिए, अगर आप कसडोल से नहीं दे रहे हैं तो भाटापारा से दे दीजिए, पर उनकी वहां भी नहीं सुनी गई। पर साव जो है वो वहां पर बहुत अच्छा चेहरा है कांग्रेस का, अच्छी मेहनत की है उन्होंने। उनका अपना जो एक व्यापारी वर्ग है, देखिए भाटापारा जो इलाका है वो एक व्यापारिक इलाका माना जाता है। वहाँ से तमाम तरह की चीजें आप सुन सकते हैं। वहाँ का सट्टा बाजार बड़ा फेमस है, वहाँ पर फुटकर व्यापार बड़ा चीज है। भाटापारा जो है वो एक व्यापारिक इलाके के तौर पर डेवलप हुआ है। तो शिवरतन, सबसे बड़े कि वहाँ राइस मिलें बहुत हैं भाटापारा में, तो ये राइस मिल, पोहा मिल, ये सब है वहाँ पर। तो वाणिज्यिक एक तरह से इलाका है, वहाँ के लोग बहुत सोच समझ के फैसला करते हैं। थोड़ा सा सुन रहे हैं कि शिवरतन शर्मा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अब सरकार नहीं होने के खिलाफ आप कुछ क्या करेंगे, कुछ न कुछ तो आता ही है आपके खिलाफ भी, पर जूझ रहे हैं। देखते हैं कौन जीतता है वहां से। लगा हुआ धरसीवा रायपुर का सीट, छाया वर्मा और अनुज शर्मा के बीच मुकाबला है। क्या सूचनाएं हैं आप तक? सूचना यह है कि वहां की पब्लिक ने इस बार बहुत विरोध किया दोनों पैराशूटर्स का। दोनों पैराशूटर हुए ना। छाया वर्मा तो राज्यसभा सदस्य थी, उस इलाके में जाके कभी काम ही नहीं किया उन्होंने। और अनुज शर्मा वो भी पैराशूटर्स हैं। तो धरसीवा के लोग इस बार आवाज उठाए कि भाई हमारे पास कोई नेता नहीं है क्या, या हमारे बीच के लोगों को टिकट क्यों नहीं दी गई। तो बहरहाल चूंकि ये जो टॉपिक था वो दोनों दलों को प्रभावित कर रहा है। अब यदि देखें थोड़ा सा जाति समीकरण, देखिए धरसीवा में जाति समीकरण बहुत मायने रखता है। फिर इस बार आप देखिए कि बीजेपी ने देवजी पटेल पर भरोसा नहीं जताया, वो वहां से विधायक चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, पार्टी ने उनको टिकट नहीं दी। उम्र हो सकती है या और भी बहुत से कारण हो सकते हैं, नया चेहरा पार्टी को देना था वहां से। इस बार उन्होंने अनुज शर्मा को दिया, जो अनुज शर्मा फेमस फिल्म स्टार भी हैं छत्तीसगढ़ के, बहुत अच्छा गाते भी हैं, नाचते भी हैं, मनोरंजन बहुत अच्छा कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि युवाओं के तौर पर एक आदर्श फेस है। इसलिए जो यंगस्टर है उन्होंने तो उनको बहुत पसंद किया है। लेकिन कांग्रेस ने जैसे ही छाया वर्मा को उतारा, वहां आ गया जातिगत समीकरण, और छाया वर्मा जातिगत समीकरण के मामले में पूरी तरह फिट है। थोड़ा सा चूंकि जब वो राज्यसभा लोकसभा भी रही है, लोकसभा सांसद नहीं राज्यसभा रही है, तो धरसीवा में उन्होंने काफी जनसंपर्क करके लोगों से मुलाकात करके अपने को स्थापित कर रखा था। तो छाया वर्मा चूंकि महिला है और एक अट्रैक्शन है उनके में, फिर उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है, कांग्रेस की पुरानी धाकड़ महिला है, तो हो सकता है कि धरसीवा उनके साथ चला जाए। लेकिन अनुज ने भी काफी मेहनत की है, अनुज ने तो वहां वो भी सभाएं भी बहुत अच्छे से आयोजित करवाई। लेकिन देवजी पटेल की नाराजगी कहीं अनुज को भारी न पड़ जाए, क्योंकि देवजी पटेल ने, मैंने ऐसा सुना है कि अनमने मन से काम किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का फोन आया तब तो वो तैयार हुए काम करने के लिए, मनसुख मांडविया का, क्योंकि उनका संबंध भी अच्छे हैं। पर देवजी पटेल ने कितने मन से काम किया, उनको कितना तैयार किए, इस पर डिपेंड करेगा कि अनुज शर्मा जीत पाते हैं कि नहीं।
लगे हाथ हम चर्चा कर लेते हैं रायपुर ग्रामीण की। रायपुर ग्रामीण में पंकज शर्मा और मोतीलाल साहू के बीच में मुकाबला है। पूरा शहर कह रहा है कि रिजल्ट क्या होंगे। बता दीजिए आप हमारे दर्शकों को। खुद भाजपा के लोग कह रहे हैं, जी। खुद भाजपा के लोग कह रहे हैं कि रायपुर ग्रामीण का रिजल्ट क्या होगा जी। वहां से लग रहा है कि पंकज शर्मा जीत सकते हैं। उसकी वजह भी है, दरअसल वो पिछले 10 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे और पिछले 10 साल से वो धरातल पे थे, काम कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, सुख में दुख में सब में साथ खड़े थे। ये मुझे लगता है कि इसका फायदा केवल सत्यनारायण शर्मा के पुत्र होने का ही उनको फायदा नहीं है, उनके व्यक्तिगत छवि और व्यक्तिगत जो जनसंपर्क रहा है, व्यक्तिगत लोगों से जो लगाव रहा है, शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। बिल्कुल। देखिए, और बताऊं आपको संजय कि जब 2008 और 2013 का जो चुनाव हुआ जी, आप देखिए कि सत्यनारायण शर्मा बहुत कद्दावर नेता हैं। देखिए, वो ऐसी सीट से चुनाव लड़ते थे जहां खूब साहू बाहुल्य इलाका है। पहले तो जब छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बना तब वो मंदिर रसोद से विधायक हुआ करते थे, वहां से भी वो जीते, जबकि उन पे राजस्थानी होने का ठप्पा लगा है, बाहरी होने का ठप्पा लगा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों ने उनको स्वीकार किया और आज मुझे लग रहा है कि 5वीं या 6वीं 7वीं बार विधायक है वो, सत्यनारायण चुने गए विधायक। लेकिन हुआ क्या कि 2013 और 18 में सत्यनारायण शर्मा की लीड घट करके 2400 आ गई, 1800 आ गई। एक बार तो वो हारे भी 1800 से और एक बार वो जीते मात्र 2400-2500 से हैं। तो सत्यनारायण शर्मा की फिर उम्र भी साथ देना बंद कर दी थी। फिर राजनीतिक जो अभी छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नेतृत्व जो आया है उससे भी उनकी नहीं जमी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तो अंतर्विरोध खुले आमतौर पर रहे। तो उम्र के साथ साथ फिर समय के साथ साथ उन्होंने ऐसा लगा कि अब मुझे अपना वारिस तैयार करना चाहिए, इसलिए उन्होंने पंकज को तैयार किया। पंकज भी बड़े मिलनसार हैं, बहुत दौरा करते हैं, बाकी चीजें तो आपने बताई दी हैं। रायपुर ग्रामीण में वो 7-8 साल से मेहनत कर रहे थे और सत्यनारायण शर्मा ने यह तय कर लिया था कि इस बार अब तो पार्टी को पंकज को ही टिकट लड़ानी है। हालांकि अंतिम समय तक शैलजा ये कहती नहीं कि इस बार एक बार और आप लड़ लीजिए, शायद उनको ये डाउट था कि पंकज ये सीट न निकाल पाए। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया, पहले लग रहा था कि बीजेपी मजबूत चेहरा कुछ दे सकती है। जैसे कि हमने सुना, आपको आश्चर्य होगा कि राजेश मुड़त की भी नाम चल रहा था। बिल्कुल। क्योंकि राजेश मुड़त भी रायपुर ग्रामीण से एक बार विधायक रह चुके हैं। तो ये कहना था कि कहीं राजेश मुड़त यदि आ गए तो मुकाबला बहुत टफ हो जाएगा। लेकिन जातिगत समीकरण बीजेपी ने साधा और वहां से मोतीलाल साहू को चुनाव मैदान में उतारा, जबकि मोतीलाल साहू पाटन से एक बार चुनाव लड़के हार चुके थे। इस बार उनको रायपुर ग्रामीण दिया। तो होता क्या है कि जब हर 5 साल में आप सीट बदल देंगे तो फिर ये जनता पे ये भरोसा नहीं जीत पाते हैं कि यार ये तो हमारा व्यक्ति है, हम इसके पास जाएंगे एक काम करेगा, इसलिए जनता मूड में नहीं रहती है। लेकिन अगर आप उसी इलाके में 5 साल 6 साल लगातार लगे रहते हैं तो वहां के लोगों का विश्वास जीत लेते हैं। पंकज ने वही काम किया और वही उनकी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर भी साबित होगा। बीजेपी को अब सोचना होगा कि अगर जातिगत आधार पर टिकटें दे करके आप पार्टी चुनाव जीतना चाहते हैं, बीजेपी को अब सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे 2-3 बार उन्होंने ये सीटें यहां से हार चुकी है। रायपुर पश्चिम उसी रायपुर ग्रामीण का ही पार्ट हुआ करता था, पश्चिम हो गया है। विकास उपाध्याय और राजेश मोहनत के बीच मुकाबला है। पुराने प्रतिद्वंदी हैं सब। खुद विकास भी 2 बार चुनाव हार गए थे, एक बार हारे थे और दूसरी बार जीते हैं। राजेश मुड़त ही प्रतिद्वंदी हुआ करते थे उनके। और देखिए, राजेश मुड़त बीजेपी का एक बहुत सीनियर और पुराना वरिष्ठ चेहरा है, बहुत मेहनती भी हैं, पार्टी के लिए बहुत लगे रहते हैं। मैंने देखा था उनको 89-90 के दौर में देखा कि वो युवा मोर्चा में थे और पार्टी के लिए काम कर रहे थे। तो एक मजबूत आधार स्तंभ है राजेश मुड़त। पिछली बार चुनाव हारे, उसके बहुत सारे फैक्टर थे। सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी थी, कुछ उनका व्यवहार भी था, फिर कुछ उनको भीतरघात भी हुआ। तो और जनता को भी ऐसा लगा कि अब वही चेहरा देख के थक गए, इसलिए उसने पिछली बार विकास उपाध्याय पे भरोसा जताया। विकास उपाध्याय एक बार उनसे हार चुके थे, दूसरी बार उनसे जीत गए। लेकिन होता क्या है कि दूसरे की अहमियत तब पता चलती है जब आप पहले का काम देख चुके होते हैं। तो राजेश मुड़त ने जिस तरह के विकास की इमारतें खड़ी की रायपुर पश्चिम में और रायपुर ग्रामीण में भी, इसीलिए आप देखिए कि 90 सीटों में से मुड़त ही ऐसे नाम था जिसका नाम 2 सीटों से चल रहा था कि वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, पर पार्टी उन्होंने पश्चिम से उतारा। तो मुड़त ने काफी डेवलपमेंट किया
और काफी इलाकों में उनके डेवलपमेंट हुए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी दी उन्होंने रायपुर पश्चिम को। अब चूंकि 5 साल विकास उपाध्याय विधायक रहे तो जनता अब ये पूछ रही है कि भाई आपने क्या किया मूणत ने। तो मूणत के विकास कार्य के सामने अब विकास उपाध्याय के विकास कार्य को देखा जा रहा है कि आपका कार्यकाल कैसा रहा। फिर और भी बहुत सारे समीकरण हैं, शायद के निर्दलीय तो शायद दोनों प्रत्याशी दोनों दलों को नहीं सहना पड़ा, लोगों ने मेंटेन कर लिए। तो विकास उपाध्याय भी तेज तर्रार हैं, बहुत अच्छा चेहरा माने जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि 5 साल में उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा और वो जनता के बीच लोकप्रिय बने हुए हैं। लेकिन मूणत की जो मजबूत इबारत है विकास कार्यों की, डेवलपमेंट का जो विजन है, फिर इस बार उन्होंने पूरी शक्ति से चुनाव लड़ा, एकता के साथ चुनाव लड़ा। जो टीम थी पूरा उन्होंने पूरी तैयारी के साथ कर ली थी, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा। तो कांटा बड़ा टफ, कांटे का मुकाबला है वैसे, लेकिन देखते हैं, कुछ कह नहीं सकते कौन जीत पाएगा। यहाँ एज बताया जा रहा है राजेश मूणत का, राजेश मूणत कुछ थोड़ा सा आगे हैं, थोड़ा सा आगे हैं राजेश मूणत की। उनकी जो टीम है, उनका जो फील्ड है, उनका जो काम काज है, उनका जो पुराना विकास का काम है वो भारी पड़ रहा है विकास उपाध्याय पे। उनका जो विकास है वो विकास उपाध्याय के भारी पड़ रहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और रायपुर उत्तर की बात करें, कुलदीप जुनेजा और पुरंदर मिश्रा का मुकाबला। रायपुर उत्तर बहुत चर्चा में सीट रही और पहले तो नहीं था, लेकिन बीजेपी से भी एक निर्दलीय खड़े हो गई और कांग्रेस से भी एक निर्दलीय खड़े हुए। तो और कुलदीप जुनेजा कांग्रेस से अभी सिटिंग एमएलए हैं और पुरंदर मिश्रा का इस बार भाग्य अच्छा था, जिसको बोलते हैं ना जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ की सेवा उन्होंने यहाँ पे जगन्नाथ का मंदिर बनाया, राज्यपाल मुख्यमंत्री वगैरह जाते हैं। तो उनका कहना है कि इस बार मुझे जगन्नाथ का आशीर्वाद मिला। वो कहाँ बसना से टिकट चाह रहे थे और कहाँ उनको रायपुर उत्तर से सीट दे दी गई। हालांकि पुरंदर मिश्रा कभी बहुत पुराने कांग्रेसी हुआ करते थे, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी में 10-15 साल उन्होंने काफी खपाए, काम किया। इस बार पार्टी ने उनको रायपुर उत्तर से उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी के धुरंधर नेता यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे थे। तो जब उनका नाम अनाउंस हुआ तो बहुत से बीजेपी नेता शॉक्ड हो गए थे। लेकिन विधायक वहां से श्रीचंद सुंदरानी, बिल्कुल श्रीचंद सुंदरानी थे, केदारनाथ गुप्ता थे, संजय श्रीवास्तव थे, लोकेश कावड़िया थे, राजीव अग्रवाल थे, छगन मुदड़ा थे। ये सब धुरंधर जो नेता थे, ये उस टिकट को वहां से टिकट चाह रहे थे। पर इस बार पार्टी ने पुरंदर मिश्रा पे भरोसा जताया। शुरू में ऐसा लगा कि ये क्या चेहरा आ गए, क्योंकि ऐसा लोग कह रहे थे कि पुरंदर मिश्रा कोई टक्कर नहीं दे पाएंगे। लेकिन जब कांग्रेस में बागी हुए अजित कुकरेजा, जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और लगभग उनकी टिकट तय हो गई थी, पर जुनेजा साहब ने पता नहीं क्या ऐसा खेल खेला, ऐसी तिकड़म बिठाई कि आखिर वो टिकट लेकर के आ गए। इस बार उनकी टिकट पार्टी काटने के लिए सोच रही थी, क्योंकि उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी। उनके खिलाफ भी वही मुद्दा है जो विकास उपाध्याय के खिलाफ है कि आपने 5 साल में क्या काम किया, आप बता दीजिए क्या काम किया आपने। तो ये चीज से कांग्रेस के कैंडिडेट कई जगहों पर जूझ रहे थे। तो जुनेजा के साथ भी ये समस्या थी। हालांकि वो हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गुड बुक में है। तो इस बार उनका चुनाव लड़ना थोड़ा टफ रहा, क्योंकि अजित कुकरेजा बहुत सब तरह से समर्थित और संपन्न व्यक्ति है, कैंडिडेट है। तो इस बार उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। उनके पिताजी भी जो है वो भी कांग्रेस के मजबूत स्तंभ है, बहुत पुराने नेता रहे, तो पार्षद भी रहे वो। तो कुकरेजा फैमिली का सिंधी समाज में एक वर्चस्व है। सिंधी समाज, उड़िया समाज, जैन समाज, इसके अपना वोट बैंक है जो रायपुर उत्तर को तय करता है। इसलिए सावित्री जगत जो बीजेपी कैंडिडेट थी वो खड़ी हो गई वहां से, क्योंकि वो भी टिकट मांग रही थी। वो उड़िया वोट बैंक को प्रभावित करेंगी। अजित कुकरेजा सिंधी वोट बैंक को प्रभावित। तो अगर अब पिछली बार जो जीत थी जुनेजा साहब की शायद 5 या 6 हजार के अंदर की थी, अगर इतने वोट अजित कुकरेजा खींच लेते हैं तो उनको टिकट उनका जीतना मुश्किल में पड़ सकता है और इसका फायदा पुरंदर मिश्रा को मिल सकता है। पुरंदर मिश्रा ने हालांकि शुरू में थोड़ा तकलीफ गई, बाद में बीजेपी चूंकि अनुशासित पार्टी है, उनके कार्यकर्ता समझ जाते हैं जल्दी से, इसलिए फिर काम करने आ गए और लोकेश कावड़िया उनके चुनाव संचालक बनाया, जिनको पहले पार्टी ने लोकसभा और कई सीटें जिताने की जिम्मेदारी दी। तो सारी चीजें ठीक होती चली गई, पर ये कुछ कह नहीं, यहाँ भी सीट बी में भी बड़ा उहापोह है कि कौन जीत सकता है, क्योंकि दोनों तरफ डैमेज है। बिल्कुल, कांग्रेस ने कांग्रेस को डैमेज किया है, बीजेपी ने बीजेपी को डैमेज किया है। तो कौन निकलेगा ये कहना जरा कठिन है, बिल्कुल कठिन है।
रायपुर में एक सीट बचता है, रायपुर दक्षिण। कहने की जरूरत नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कोई अगर बीजेपी कोई सीट अगर जीतेगी तो तय रहता है कि रायपुर दक्षिण जीतेगी। हाँ बिल्कुल। मुझे याद जी, इस बार भी वही स्थिति है। इसमें कुछ सब छत्तीसगढ़ से के लोगों को और बाहर के लोगों को भी पता है कि बृजमोहन अग्रवाल चुनाव जीतेंगे। देखिए कांग्रेसी बड़े अनऑफिशियली एक बात बड़े मजाक से बोलते थे कि हम तो 89 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब वो रायपुर दक्षिण को अपनी मानते ही नहीं थे कि वहां कोई मुकाबला है। और बीजेपी बोलती थी कि हम तो एक ही सीट गारंटेड जीत रहे हैं, वो है रायपुर दक्षिण। तो ये बृजमोहन अग्रवाल के व्यक्तित्व का कमाल है। पूर्व मंत्री हैं और आप देखिए संजय कि जब सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट 1992 में बनी, दे वाज फर्स्ट मिनिस्टर फ्रॉम छत्तीसगढ़ और पहली बार चुने गए थे। तो बृजमोहन अग्रवाल को भी ईश्वर ने सब तरह से संपन्न बनाया है। सबसे बड़ी संपन्नता उनका व्यवहार है। बिल्कुल, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कोई भी खेमा हो, वो इतने संपन्नता और व्यवहार के साथ चुनाव लड़ते हैं कि मुझे याद है कि जब 2018 में वो जीते और उन्होंने मीडिया को बुला के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उनका ऑफिशियली बयान था कि सभी का जिताने के लिए धन्यवाद, विशेषकर उन कांग्रेसियों का जिन्होंने मुझे जिताने में योगदान दिया। तो अगर ये बात बृजमोहन अग्रवाल खुले तौर पर कह रहे हैं तो इसका मतलब आप समझिए कि कितने मतलब उनको सहयोग मिलता है चुनाव जीतने के लिए, कितना उनका व्यवहार है, वो निभाते हैं रिश्तों को। इस बार भी जो है महंत जी का पैर छू करके आशीर्वाद लिया, बोले कि महंत जी का आशीर्वाद मुझे मिल गया है। बिल्कुल। हालांकि बीच में 2-3 खट्टे मीठे रिश्ते मामले भी हुए, वो घटनाएं हुई जो रायपुर दक्षिण में कभी नहीं हुई, और इसके लिए महंत जी ने खुद भी अफसोस जताया और बृजमोहन ने भी अफसोस जताया। होता है जब दो दूरदृष्टि वाले नेता सामने खड़े होते हैं ना, तो ये जो बीच के जो लोग हैं जो काम इस तरह से करते हैं वो पसंद नहीं करते हैं। तो महंत ने बाद में उनको जीत का आशीर्वाद भी दिया और महंत थोड़ा सा डरे हुए, थोड़ा सा दुखी भी थे कि कहां मैं जांजगीर से जीतता था और कहां वहीं से टिकट भी चाह रहे थे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा भी कि मैं तो यहां से मांग नहीं रहा था। अब ये उनके खिलाफ षड्यंत्र है या उदारता है, ये तो कांग्रेस के अधिकृत लोग ही बता पाएंगे। पर महंत रामसुंदर दास ऐसा नहीं था, टक्कर उन्होंने बहुत कड़ी दी है, बहुत कड़ा मुकाबला था दोनों के बीच में, क्योंकि जो रायपुर में व्यक्तित्व है, रायपुर में जो मठ है, रायपुर में जो मठ है वो एक संत का व्यक्तित्व है। और जब संत सामने आ जाते हैं तो आप देखिए दुनिया की सारी ताकतें पैरों में आ जाती हैं। तो वो संत हैं और जिस दूधाधारी मठ का प्रतिनिधित्व करते हैं वो हिंदुत्व के वोट बैंक को खींचने के लिए संत भी बड़े सौम्य संत है, बहुत सौम्य संत है। बिल्कुल, उग्रता उनमें कहीं नहीं है। संत का जो गुण है वो सब उनमें मौजूद है, ये अच्छी बात है। वो कई सालों से विधायक हैं लेकिन उनके खिलाफ कोई इंकम्बेंसी नहीं बन पाती, उनकी छवि बड़ी अच्छी रही। तो चुनाव रायपुर दक्षिण का ऐसा कहा तो जाता, और कोई भी चुनाव देखिए एक तरफा नहीं होता है, मामला बराबरी का ही आ जाता है। सवाल ये होता है कि आप किस स्ट्रेटजी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार बृजमोहन जी को थोड़ा सा समस्या मेहनत करनी पड़ी। उनके 2-3 वीडियो भी वायरल हुए और ऐसा लगा कि शायद 8वीं बार बहुत होता है, आप 8वीं बार अगर चुनाव लड़ रहे हैं और 40 साल से 35 साल से विधायक हैं तो नाराजगी तो आई जाती है ना। हालांकि उसे वो भुना, उनके आप देखिए उनकी लीड भी कम होती चली गई। पहले वो 36,000 से जीतते थे, फिर 18,000 में आ गए और हम तो चाहेंगे कि उनको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले, लेकिन समय कुछ और बता रहा है। और अब बृजमोहन अग्रवाल अगर जीतते हैं तो वो एक सीएम का फेस भी है। वो पार्टी जरूर उनको खारिज करती रही है लेकिन वो उस समय के नेता हैं जब सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट हुआ करती थी। तो इसलिए बृजमोहन अग्रवाल का अपना जादू है, पार्टी में स्वीकार्यता है और निश्चित तौर पर मुझे वो जीतेंगे। आरंग मंत्री शिव डहरिया वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और गुरु खुशबंत साहब को बीजेपी ने उतारा है। बीजेपी ने चेहरा तो नया दिया है और सतनामी वोट बैंक के वो इलाका है, इसीलिए शिव डहरिया भी उसी समाज से आते हैं और वहां से वो जीतते हैं। और अब उन्होंने खुशवंत साहब को उतारा है वहां से। खुशवंत साहब ठीक है, यंग हैं, सतनामी गुरु हैं, उनके बेटे हैं, सतनामी समाज में अच्छी पकड़ है। लेकिन बताऊं, आप अचानक से सक्रिय होते हैं। जब अचानक से सक्रिय होते हैं तो न तो पार्टी एक्सेप्ट कर पाती, न कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर पाता है और न जनता। क्यों? अब कोई कार्यकर्ता ही बोलता है कि अचानक से आप आ गए, कौन हो भाई आप? तो
ऐसे में रिस्क तो बढ़ जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर नवीन मार्कंडे लगातार लगे हुए थे वहां से, लगातार पांचों साल संघर्ष करते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो पार्टी के एससी मोर्चा के अध्यक्ष भी थे प्रदेश के, और कई सालों से वहां काम कर रहे थे। पहले विधायक भी रहे बिल्कुल। और वो ठीक है, हारना ठीक है, सरकार के खिलाफ एंटी कमेटी इसलिए हार गए, लेकिन नवीन मार्कंडे एक अच्छा चेहरा थे। पर इस बार पार्टी ने उनको खारिज किया और एक नया चेहरा खुशवंत साहिब को दिया है वहां से। लेकिन उनके मुकाबले आप देखिए कि कांग्रेस का धाकड़ चेहरा है डॉक्टर शिव डहरिया। ये बृजमोहन अग्रवाल के समय के ही पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, और पूरे कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शिव डहरिया, मेरा जो अपना अनुभव है, शायद आप उससे सहमत होंगे, डॉक्टर शिव डहरिया ही ऐसे मंत्री थे जो बहुत मिलनसार थे, जो मदद करते थे, कार्यकर्ताओं के लिए खड़े रहते थे। और याद बताऊं आपको, जब राजीव भवन बने अलग अलग जिलों में, आपको आश्चर्य होगा कि रायपुर के सबसे बड़े प्रदेश कार्यालय से भी बड़ा राजीव भवन उन्होंने अपने इलाके में बनाया। बिल्कुल आरंग का तो पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, हर किसी की मदद करते हैं, प्रोजेक्ट उन्होंने बहुत वहां पर डेवलपमेंट कराया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी लोग कांग्रेस शिव डहरिया से भी इतना मोह मुक्त हुए हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत सीटों से शिव डहरिया वहां से जीत सकते हैं जी। और जीत का अंतर भले थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन खुशवंत जी के साथ एक प्रॉब्लम ये भी हुई है कि वहां के बीजेपी के जो अंदरूनी है, कुछ भीतरघात भी हुआ है। बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर। अभनपुर कांग्रेस के धनेंद्र साहू और बीजेपी ने नया कैंडिडेट दिया है इंद्र कुमार साहू। यहाँ भी बड़ी डराने वाली सूचनाएं आ रही कांग्रेस के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि धनेंद्र साहू बहुत मुश्किल में है जी। पार्टी ने, बीजेपी ने एकदम नया चेहरा दे दिया, और ये वो सीट है जिसमें जब पहली जो लिस्ट आई बीजेपी की, उसमें ये अभनपुर की सीट घोषित हो गई। तो काफी यंग लड़का दिया है उन्होंने, पार्टी के प्रति समर्पित व्यक्ति है, नया चेहरा है, और कभी कभी जनता नए चेहरों को पसंद भी कर लेती है, खासकर जब आप बहुत सीनियर हो और आपने कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया हो। अगर आप कार्यकर्ताओं से मिल भी नहीं रहे हैं, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, जनता से मुलाकात नहीं हो पा रही है, अगर आप प्रदेश में एक चर्चित चेहरा नहीं है, तो कहीं न कहीं फिर जनता आपको खारिज करती है। मेरे को लगता है कि धनेंद्र साहू के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बनी है, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि मामला बहुत टफ है, और नतीजा क्या होगा 3 दिसंबर को जो नतीजे आएंगे उससे पता चलेगा कि किस पार्टी का फैसला बिल्कुल सही रहा। और वही स्थिति कमोबेश राजीव में भी है। राजीव में अमितेश शुक्ला और रोहित साहू के बीच यहाँ मुकाबला है। रोहित साहू पहले कांग्रेस में हुआ करते थे, बाद में वो बीजेपी में आए, उनको टिकट दे दिया गया। बीजेपी में वहाँ बहुत सारे लोग टिकट चाहने वाले थे, तो उसका नुकसान रोहित साहू को वहाँ थोड़ा उठाना पड़ सकता है। और लेकिन संजय, आप जानते हैं कि राजीव जो है कांग्रेस प्रभुत्व वाली सीट रही है जी, और पंडित श्यामाचरण शुक्ल जब मुख्यमंत्री बने, वो उसी सीट से बने थे, वहीं के विधायक थे वो, और कई बार विधायक रहे वो। लोकसभा चुनाव भी लड़ा श्यामाचरण शुक्ल जी ने, वो जीत नहीं पाए, अलग इशू है, लेकिन विधायक वहीं से रहे, और अब वही सीट कन्वर्ट होकर के अब वो वहां से अमितेश शुक्ल जीतते हैं। जोगी सरकार में वो मंत्री बने थे, पंचायत मंत्री रहे, फिर कांग्रेस में फिर हार गए चुनाव, फिर एक बार रहे वो विधायक रहे, फिर पिछले 2018 में भी वो अच्छे वोटों से जीते। तो अमितेश शुक्ल की छवि वहां पर अच्छी है, थोड़ी सी निष्क्रियता के आरोप जरूर उन पे लगते हैं कि बहुत मुश्किल होती है मिलने में, या दौरे ज्यादा नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए फिर उनके पिताजी ने जो काम खड़ा किया ना मुख्यमंत्री रहते, मतलब नहरों के मामले में, तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो इतना बजट खर्च हुआ था कि पूरे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जो इसमें छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में था, उससे जो बड़ा काम कहीं नहीं हुआ। अब जो बांध बना वो श्यामाचरण शुक्ल के समय बना, जो नहरें आई वो श्यामाचरण शुक्ल के समय आई। तो आप देखिए कि राजीव ना बहुत लहलहाता पूरा इलाका, पूरा बेल्ट। तो श्यामाचरण शुक्ल को लोग एक भागीरथी के तौर पर याद करते हैं, और उसका फायदा आज भी अमितेश शुक्ल को मिल रहा है कि श्यामा भैया ने इतना काम किया, इतनी सिंचाई योजनाएं लेकर के आए कि पूरा इलाका जो है धन धान्य से संपन्न है। तो उसका लेकिन बीच बीच में नाराज जब जनता हो जाती है तो अमितेश को बोलते चलिए हटिए, अब इस बार दूसरा नया कोई देहरा देंगे। तो हो सकता है इस बार अमितेश जीते, लेकिन कड़ी टक्कर है। भाजपा का जो नया चेहरा है उसकी भी जीतने की पूरी उम्मीद है जी। लगा हुआ बिंद्रा नवागढ़ एससी सीट है, कांग्रेस के जनकलाल ध्रुव वहां से है, और गोवर्धन मांझी के बीच मुकाबला है। गोवर्धन मांझी पहले भी बीजेपी के विधायक रह चुके हैं, और इस बार फिर उनकी स्थिति मजबूत बताई जा रही है।
देखिए थोड़ा सा ये जो बेल्ट है जी, ये कहीं न कहीं थोड़ा सा नक्सली इलाकों का भी बेल्ट है जी बिल्कुल। कुछ इलाके घटनाएं भी वहाँ हुई, घटनाएं भी हुई वहाँ पर। तो अब ये इलाका सरकार के लिए भी चिंताजनक है, प्रशासन के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि अब ये कहीं न कहीं रायपुर से लगा हुआ मामला हो गया। इसलिए दोनों ही राजनीतिक दलों को इस ऐसी उसकी सुरक्षा करनी चाहिए या नीति बनानी चाहिए कि जो नक्सलाइट है वहां पर कम हो। बहरहाल बिंद्रा नवागढ़ जो है वो एससी सीट है वहां पर, और वहां पर जो है जाति समीकरण बहुत मायने रखते हैं। और सबसे बड़ी बात रही कि बिंद्रा नवागढ़ ने कोई भी परमानेंट चेहरा आज तक नहीं चुना, हर 5 साल बाद वो बदल देते हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी एक आदर्श हो सकता है कि क्यों किसी पार्टी को 15 साल काम करने के लिए देना, क्यों किसी पार्टी को वो करना, इसलिए बदलते रहना चाहिए। साउथ का जो ट्रेंड है वो बिंद्रा नवागढ़ में जीतने को मिल सकता है कि कभी वहां बीजेपी का विधायक चुना जाएगा, कभी कांग्रेस का चुना जाएगा। इसलिए अगर वहां की जनता इस मूड के साथ काम कर रही है तो अभी वहां से कांग्रेस विधायक जनकलाल ध्रुव है, तो हो सकता है इस बार बीजेपी का विधायक आ जाए। लेकिन चूंकि उस इलाके के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, इसलिए मैं फिलहाल इतना ही कहूंगा कि देखते हैं 3 दिसंबर को क्या रिजल्ट आएगा। उससे लगा हुआ सिहावा है जहां से अंबिका मरकाम अभी विधायक हैं कांग्रेस की, और उनके सामने श्रवण मरकाम चुनाव लड़ रहे हैं। श्रवण मरकाम बीजेपी का युवा चेहरा है और बहुत सक्रिय चेहरा है। बताया जा रहा है कि इनकी स्थिति मजबूत है। अंबिका मरकाम की पहले टिकट खतरे में थी, एंटी इनकम्बेंसी के चलते पार्टी सोचते कि टिकट बदल देते हैं, लेकिन अभी विधायक हैं वहां से वो, और उम्मीदवार भी हैं। जी बिल्कुल। तो इस बार उनकी अच्छा सिहावा काटी गई है। सिहावा में कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट बदला है। हाँ, अंबिका मरकाम नई कैंडिडेट है। अंबिका माफ करिएगा, कौन से इलाके से? हाँ, सिहावा से अंबिका मरकाम कांग्रेस की नई कैंडिडेट है, और उनके सामने श्रवण मरकाम बीजेपी का कैंडिडेट है। ये भी नया चेहरा है। तो दोनों नए चेहरे हैं, और कभी कभी होता है कि महिला होने का फायदा आपको मिल जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महिला विधायक चुनी जाती हैं तो बड़ी ईमानदार होती हैं, भ्रष्ट नहीं होती हैं, और बड़ी आसानी से मिल भी लेती हैं सबसे, ठीक है, काम वाम करने में भी काम हो ही जाते हैं। कोई तो महिला होने का, एक विधायक होने का, महिला प्रत्याशी होने का एक ही फायदा तो मिलता है। अब देखना ही होगा कि जो बीजेपी ने जो चेहरा उतारा है पुरुष का, जो श्रवण मरकाम का, वो कितने प्रभावी होते हैं, कितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हैं। और कांग्रेस के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल रहेगा ही, क्योंकि वो सत्ता में है। बहुत सारी नाराजगी होगी लोगों की, योजनाएं कितनी पूरी हुई, वादे कितने पूरे किए गए, ठीक है, डेवलपमेंट कितना हुआ नहीं हुआ। क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि आप भी संजय सहमत होंगे, बिंद्रा नवागढ़ और सिहावा ये बेल्ट ऐसा है जहां बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं आप देख सकते। आप ये दावा नहीं कर सकते कि यहाँ बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई, आप ये दावा नहीं कर सकते कि यहाँ बहुत बड़ा आपको डेवलपमेंट नहीं हो पाते उस इलाके। और उसकी एक वजह ये हो सकती है कि पब्लिक हर 5 साल में चेहरा बदलती है। तो जब आप स्थायी चेहरा कोई खड़ा नहीं कर पाते तो सबको लगता है कि 5 साल बाद तो मौका मिलेगा नहीं, इसलिए कोई इंटरेस्ट लेता नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि अब जो भी वहां से चुनाव लड़े, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट वहां लेकर के आए कि वहां के लोगों का भला हो और वह इलाका शांति और विकास के राह पर चले। चलिए, उसी से लगा हुआ कुरुद बीवीआईपी सीट, अजय चंद्राकर बहुत ही बीजेपी के कद्दावर नेता और लगातार मंत्री रहे, वो चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने जो है तारनी चंद्राकर कांग्रेस की चुनाव लड़ रही हैं। दोनों चिर प्रतिद्वंदी हैं। तारणी के जो हस्बैंड है नीलम, वो कट्टर प्रतिद्वंदी रहे अजय चंद्राकर के, और इस बार कह रहे हैं कि हो सकता है फ्लोर मैनेजमेंट कुछ ऐसा हो गया कि उनको टिकट नहीं मिलने पाई, उनकी पत्नी को टिकट दे दी गई। लेकिन तारणी चंद्राकर कड़ी टक्कर दे रही हैं, ऐसा सुना है मैंने। और आपको मालूम 86% सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। तो ये चिंतनीय अजय जी के लिए भी हो सकता है और मैडम के लिए भी हो सकता है, कांग्रेस के लिए भी, कि 86% वोट यदि पड़े हैं तो क्या ये सरकार के खिलाफ है और क्या ये स्थानीय विधायक के खिलाफ है? तो दोनों को दिक्कतें हैं। अजय चंद्राकर भी तकलीफ हो सकती है और कांग्रेस के लिए तो हो ही सकती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है। तो लेकिन चूंकि इतने साल से अजय चंद्राकर वहां से विधायक, बीच में हारे भी, एक बार विधायक चुनाव हारे भी वो, तो इतने साल से विधायक हैं। लेकिन अजय चंद्राकर, मैं बताऊं, मैं कभी कभी मजाक में बोलता हूं कि वो दूसरा इटावा है।
यूपी में जो मुलायम सिंह यादव का इलाका था इटावा, पूरे देश में ये माना जाता है कि बहुत डेवलप इलाका हुआ इटावा, या मतलब लखनऊ भी उतने प्रोजेक्ट नहीं ले गया जितने इटावा में चले गए। ठीक ऐसी ही सीट कुरुद थी छत्तीसगढ़ की। जब रमन सरकार 15 साल रही, आप देखिए कि धमतरी जितना डेवलप नहीं हुआ उतना कुरुद हुआ। और ये अजय चंद्राकर की सक्रियता और उनके भागीरथी प्रयास से जो प्रोजेक्ट वहां आए उसके चलते हुआ। वहां की जो रोडे थी वो 4 लेन है, 4 लेन जैसी है। तो प्रोजेक्ट वहां इस सरकार में भी फूड पार्क एक जो है जो एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है वो कुरुद का ही दिया जाता है, वही लोग दिखाने ले जाते हैं। मतलब बाकी जगह के फूड पार्क नहीं बने, लेकिन वहां बना। और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये था कि अजय चंद्राकर वहां से विधायक हैं। इसकी वजह है, देखिए आप भी अजय चंद्राकर जी को जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूँ, बहुत एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं और विद्वान व्यक्ति हैं। और आप देखिए कि श्रेष्ठ विधायक रह चुके हैं, विधानसभा में सरकार भाजपा की तरफ से सबसे ज्यादा मुखर होकर बोलने वाले विधायकों में एक है। तो और सबसे ये की बात है कि उन पे कोई बहुत बड़े आरोप नहीं लगे। 15 साल मंत्री भी रहे वो, 10 साल मंत्री रहे, लेकिन कभी कोई बहुत बड़े गंभीर आरोप नहीं लगे। तो ये होता है कि जब आप जनप्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं तो पब्लिक आपको सब तरफ से जांचती बांचती है। तो अजय चंद्राकर उस मामले में फिट है, पर वही है कि आप 10 साल 15 साल से विधायक हैं, तो पार्टी अब क्या इंकम्बेंसी हो सकती है ये देख सकते हैं। लेकिन बड़ा रोचक रिजल्ट रहेगा 3 दिसंबर का। और अगर रायपुर संभाग की बात करें तो आखिरी सीट धमतरी, जहां से ओंकार साहू कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और बीजेपी से वहां के वर्तमान विधायक रंजना साहू चुनाव लड़ रही हैं। देखिए यहाँ भी एक कांग्रेस का बहुत धाकड़ चेहरा हुआ करता था, गुरमुख सिंह होरा जी, और इस बार भी बहुत उम्मीद से थे, उनको लग रहा था कि इस बार टिकट उनको मिल ही जाएगा। लेकिन शायद महंत जी के करीबी होने का उनको नुकसान उठाना पड़ गया। नुकसान भी उठाना पड़ा, फिर उनकी सीएम से भी नहीं जम पाई पूरे 5 साल, क्योंकि बेसिकली ये पूरा जो राजकमल सिंघानिया, गुरमुख सिंह होरा, चरणदास महंत, ये पूरे अर्जुन सिंह बेल्ट थे। ये सब अर्जुन सिंह के जिससे मतलब समर्थक माने जाते थे। और शुरू से जब भूपेश बघेल थे, जब उनके एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करते थे कांग्रेस में, वो मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं न कहीं गुरमुख सिंह होरा और उनके बीच एक दूरियां आई। और गुरमुख सिंह होरा जो है ऐसे व्यक्ति थे कि बहुत भारी वोटों से जीतते थे, मतलब उनका सारा काम घर पूरा रायपुर में है, लेकिन वो धमतरी में जाके शिफ्ट हो गए थे। तो जनता के प्रति बड़े सेवा भावी हैं, फिर ऊपर से सब तरह से संपन्न व्यक्ति हैं, तो जनता उनके लिए एक तरह से बहुत समर्पित होकर के उनको चुनती थी। पर राजनीतिक परिस्थितियां बदली, जिसका खामियाजा होरा को भुगतना पड़ा। और आपको याद होगा 2018 का चुनाव, उनको टिकट मिली थी 2018 में, लेकिन उनके सामने निर्दलीय खड़े हो गए, कोई वहां के एक मेहता, वो निर्दलीय लड़का खड़े हो गए। अब खड़े हो गए तो वो 18,000 वोट उसने खींच लिए। तो गुरमुख सिंह होरा मुश्किल से शायद 1800 या 2000 वोट से हार गए थे। अब ये बार स्थिति ऐसी न बने, इसलिए कांग्रेस ने बोला कि नहीं, अब आप एक बार चुनाव हार चुके हो, तो इसलिए कांग्रेस ने वहां नया चेहरा दिया। बीजेपी ने भी नया चेहरा दिया, लेकिन बीजेपी ने जो रंजना साहू को दिया, वर्तमान विधायक हैं, काफी मुखर रही हैं, और बीजेपी ने उनको प्रवक्ता के तौर पर उनको खड़ा किया। विधानसभा में भी रंजना बहुत अच्छा बोलती हैं, और जनता के बीच जो है वो घुलती मिलती रहती है, मुलाकात होती रहती है। तो धमतरी से वो एक चेहरा जरूर है, लेकिन वही मैंने कहा कि डेवलपमेंट कितना आपने किया, आपने जनता का कितना साथ दिया, इस पर डिपेंड करेगा कि 5 साल आपकी सक्रियता क्या रही, जनता के दिलों में आप कितने उतरे, ये बहुत मायने रखेगा। इसलिए लड़ाई वहां भी रोचक है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि रंजना उस सीट को निकाल सकती है, क्योंकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो बड़ा कमजोर है इस बार। देखिए रिजल्ट क्या होगा ये हम बहुत साफ तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि क्या होता है कि चुनाव में कई सारे समीकरण काम करते हैं, कई सारे फैक्ट काम करते हैं, लेकिन हम तक जो जानकारियां पहुंचती है वो जानकारियां सर्वे के माध्यम से पहुंचती है, लोगों से बातचीत के माध्यम से पहुंचती है, अलग अलग जो इनपुट्स हैं उसके माध्यम से पहुंचती है, जो विभिन्न राजनीतिक दलों के जो बूथ लेवल से जो खबरें आती है उसके आधार पर पहुंचती है, और उसके आधार पे
प्रमुख एक समाचार पत्र है प्रखर समाचार, उसके संपादक हैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी, राजनीतिक विश्लेषक है, लगातार चीज़ों पर बहुत गहराई के साथ नज़र रखते हैं। इन्होंने देखा है, हम तक सूचनाएं पहुंचती हैं, इन तमाम सूचनाओं को लेकर हम आपके सामने हाजिर थे, हमने आपको बताया। और फाइनल रिजल्ट के लिए जो है वो हमें 3 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। आप भी इंतजार करिए, लेकिन एक बात साफ है कि हमने जो आपको बताया है, कम से कम इसकी गारंटी तो हम ले सकते हैं कि उसका 75% रिजल्ट तो जरूर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, डिस्टिंक्शन से हम लोग पास जरूर होंगे। बिल्कुल संजय, आप भी इतने सालों से इलाकों में घूम रहे हैं, कई सीटों का आपको अनुभव है, बहुत इलाकों में आप तो सर्वे पे भी करते रहे हैं, तो हम दोनों के जो प्रिडिक्शन है वो इतने गलत तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग जीवंत एग्जिट पोल हैं। कई इलाकों में जाकर के उस इलाकों को देखा है, फील किया है, इसलिए मुझे लग रहा है आप सही कह रहे हैं कि जो बिल्कुल 75% तो उससे ऊपर तो बेहतर रहेगा, उसमें इंतजार नहीं, कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो हमारे साथ आप जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और हमारे चैनल को शेयर करें, और आपका प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह हमें मिलेगा तो हम और ज़्यादा बेहतर कार्यक्रम आपके लिए बना पाएंगे। रायपुर संभाग के विश्लेषण में आज इतना ही। नमस्कार।